ये कैसी भलाई है अवधेश आकोदिया, ये कैसी भलाई है जो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमको गन पॉइंट पर लेकर के हमारी भलाई की जा रही है। किसान भी यही कहते हैं नहीं चाहिए भलाई, लेकिन भलाई की जाएगी उनकी। पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिए हमने दाम, मत जोड़िए ना, उससे पहले ही अच्छे थे। डीटीएच कनेक्शंस को लेकर देखिए, जो चैनल देखें उसी का पैसा दें, उसमें भी 300 रुपये में काम चल जाता था, अब 1000 रुपये में वो पैकेज नहीं मिलता। तो ये किस तरह की भलाई है अवधेश आकोदिया? जेपी जी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी बात करती है कि हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो सरोकार है ना, ये सहूलियत के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उनके सरोकार अलग थे। यही गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का हुआ था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने धरना दिया था उसको सर पे रख के। जब प्याज और टमाटर महंगा हुआ था तो उसकी मालाएं गले में डाल के बड़े बड़े नेताओं ने धरना दिया था। यही पेट्रोल और डीजल जब 65 और 70 रुपए था तो इन्होंने ये कहा था कि इतना महंगा डीजल और पेट्रोल आप कैसे दे सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किए, धरने दिए, इन्होंने प्रदर्शन किए। लेकिन यही चीज जब और आगे बढ़ गई, वही सिलेंडर जब 800 रुपए का हो गया तो लॉजिक अलग आ गया। पेट्रोल जब 100 के पार हो गया और डीजल जब पीछे पीछे 90 के ऊपर आते आते 100 की तरफ वो बढ़ रहा है, तो इनका लॉजिक चेंज हो गया। यही कीमतें जो हैं पेट्रोल और डीजल की पहले भी क्रूड ऑयल से तय होती थी, आज भी हो रही है। तो बदला क्या? तो लेकिन आपकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आप ये दावा मत करिए कि हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं। आप जन सरोकार की राजनीति नहीं करते हैं, आप सुविधा की राजनीति करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो आपके मुद्दे अलग होते हैं, और सुविधा की राजनीति में कम से कम ये मानना चाहिए पहले कि सरकार में बैठी हुई पार्टियां जो विवशता गिनाती है, विपक्ष में रहते हुए आप उन विवशताओं को भूल जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आती है, या समझ में नहीं आने का आप अभिनय करते हैं। जब आप सरकार में बैठ जाते हैं तो वही वक्तव्य जो उस वक्त सरकार में बैठी हुई पार्टी दिया करती थी वो आप देने लगते हैं कि नहीं साहब ये मजबूरी है, नहीं साहब ये मजबूरी है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पे इसकी कीमत सीधे वहां से जुड़ी हुई है, इसलिए कम ज्यादा हो रही है, तो हमारा क्या लेने देना। तो रामलाल जी, तर्क तो पिछली सरकारों से भी सुनते आए हैं ना, तो प्रचंड बहुमत का फायदा क्या, फिर ये भी तो देखना होगा। लेकिन मैं धीरेन्द्र राघव आपके पास आ रहा हूँ कि ये बहस तो अनंत बहस है, और जैसा अवधेश आकोदिया ने कहा कि सहूलियत के हिसाब से सरोकार बदलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी घटनाएं जो हुई हैं 2014 और 2014 से पहले और 2014 के बाद ही बांटी जा सकती हैं। उससे पहले भी सरकार बदली हैं, उससे पहले भी स्टैंड्स बदले हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है धीरेन्द्र राघव, हम चाइनीज चीज़ें 10 रुपये की ले लेते हैं जो है हिंदुस्तान में 150 और 200 की मिलती हैं, वहाँ कैसे सस्ता है, वहाँ से यहाँ करके भी सस्ता है, और हम यहाँ प्रोड्यूस करके भी सस्ता नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। आप चूंकि औद्योगिक संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे मेरा सवाल है, ये क्या जादू की छड़ी है? जी जेपी शर्मा जी, आप सही कह रहे हो। ये राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस चिल्लाएगी। आज का नया नहीं है। आज किसी भी डिबेट में मैं देखता हूं कि किस मुद्दे पर बुलाया जाता है और वो मुद्दा कहां से कहां राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि ले जाते हैं। मेरा सीधा दोनों राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन है, क्या आपने हिंदुस्तान के औद्योगिक संगठनों को या व्यापारियों को या उद्योगपतियों को ऐसी कोई सुविधा दी जिससे कि आपकी उत्पादन लागत कम आए? पेट्रोल डीजल को छोड़ के ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यापारियों पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि पूरी उत्पादन इकाइयां व्यापारियों के हाथ में है, पूरा देश का जीडीपी व्यापारियों के हाथ में है। और हम अपना डिबेट करते हैं चाइना से कि चाइना में वो चीज इतनी सस्ती है, हमारे यहाँ इतनी महंगी क्यों है। तो चाइना में जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाते हैं उसमें उद्योगपति को पूर्णतया निःशुल्क प्लॉट अलॉटमेंट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनकी लागत की इकाई जो होती है वो बहुत कम आती है और वो नवीन मशीनीकरण का उपयोग कर पाते हैं। आज हमारे यहाँ 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट अगर कोई व्यापारी या उद्योगपति लगाता है तो उसमें 6 करोड़ तो जमीन की लागत आ जाती है, और प्लस बैंक का जो लोन है वो भी हमको 8, 9, 10, 11% में मिलता है। चाइना में वही लोन 3% में मिलता है, प्लस जमीन की रेटें तो बिल्कुल वहां होती नहीं है। और वो अपने पूरे 10 करोड़ का एक, जो यहाँ पे 3 करोड़ की मशीन लगेगी, वो चाइना उसी इंडस्ट्री में 10 करोड़ की मशीन लगाएगा, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी की मशीन है, उसमें मैन पावर कम लगता है, उसकी उत्पादन लागत कम आती है। तो हम इस तरह का कोई प्रयास करके, क्या राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के ऐसा कोई उपाय करे, राजस्थान सरकार करे, आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी बैठी हुई है, रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने औद्योगिक घरानों की राय जो हमारी 20-30 साल पुरानी राय है कि औद्योगिक
इंडस्ट्रियल एरिया हमको एक रियायती दर पे या निःशुल्क आवंटन किए जाएं, जिससे आपकी लागत उत्पादन इकाई कम आएगी, तभी आमजन को राहत मिलेगी। ये इस बात पे तो कोई राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार बात नहीं करती। उल्टा लॉकडाउन में व्यापारी की हालत पूर्णतः खराब हो चुकी है। उस पर जीएसटी का बोझ, राज्य सरकार के अदर टैक्स का बोझ, होटल व्यवसाय पे विभिन्न प्रकार के बोझ, लाइट का बोझ, तो कैसे उत्पादन लागत कम आएगी और कैसे महंगाई कम होगी? मेरा सीधा दोनों पार्टियों से निवेदन है, क्या अपने राजनीतिक अपने मतभेद को हटा के, राजनीतिक मतभेद को हटा के ऐसी कोई व्यवस्था सरकार 37-38 रुपए में लोग कैलकुलेशन लगाकर बता रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं ले तो 38 रुपए 40 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा, वो 101 में बेच रही है। तो उद्योगपति सस्ती जमीन लेकर या फ्री की जमीन लेकर सस्ती चीजों को बहुत महंगे दामों पर और बाजार में चल रही दामों पर क्यों नहीं बेचेंगे और मोटा मुनाफा क्यों नहीं कमाएंगे? ये भी एक एप्रीहेंशन इस बात में छिपी हुई है। अवधेश आकोदिया, अभी ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के बंद कानों को खोलने के लिए हम बुलंद आवाज करेंगे। इस एक साल में कई मुद्दों पर हमने बंद कान खुलते हुए देखे हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि नहीं, ये सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सरकार ने सुनी। क्या उस स्तर तक ये विरोध महंगाई का दिखाई देता है प्रदेश में और देश में? जेपी जी, देखिए, ये कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो विपक्ष में रहते हुए एक्स्ट्रा एग्रेसिव रहती है, लेकिन उसके नेचर में चेंज आया। सत्ता में रहने के बाद भी वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो जब विपक्ष में चली जाती है तो पूरी तरह से सो जाती है। हालांकि मजाक में कई कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि सत्ता का सुख जो हम भोगते हैं ना, उसके बाद जो हम आराम फरमाने की मुद्रा में चले जाते हैं। इतने दिन तक जो सत्ता संभालने में जो थकान होती है ना, उस थकान को उतारने का काम विपक्ष में रहते हुए करते हैं। लेकिन अभी जो समय है वो बहुत ही विचित्र समय है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो उस तरह से जनता की आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं जितना बीजेपी उठाती थी। आवाज अभी कम है, समय अभी कम है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है जी। हाँ, बोलिए, संक्षेप में बोलिए। बीजेपी सरकार में रहते हुए भी जो विपक्ष थोड़ी बहुत आवाज उठाता भी है, उसको इस ढंग से काउंटर करता है कि ऐसा लगता है कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल, अवधेश आकोदिया ने जो बात कही, आमतौर पर जुमला ये इस तरह का लोगों के दिमाग में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बहुत एग्रेसिव होती है। आपने तो उनके सत्ता में रहते हुए वर्चुअल रैली जो की, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। कम से कम सोशल मीडिया पर तो इस विरोध को और धार दिए जाने की जरूरत महसूस नहीं होती क्या, जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है? ज्योति खंडेलवाल, पहली बात तो जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगी, अवधेश जी ने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्ष में रहकर के अपनी भूमिका को निभा ही नहीं रही है। मैंने सवाल किया उसी पर आ जाइए ज्योति जी, समय बहुत कम है। बहुत बढ़िया भूमिका निभाती हैं आप। विपक्ष की भूमिका को बहुत मजबूत तरीके से उठाया है और उन बातों को माना भी है। हमें देखिए केंद्र सरकार को मानने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है, चाहे वो 18+ की वैक्सीनेशन की बात कोई ले, चाहे आज हम जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ जो उस समय नाइंसाफी हो रही थी, वो पैदल जब ट्रेवल कर रहे थे, कांग्रेस ने बहुत मुखरता से इन सब बातों को उठाया। तो कांग्रेस इस माहौल में ये जरूर कह सकते हैं आप कि उस समय जब हम पहले की बात करते हैं तो विरोध का प्रदर्शन का तरीका अलग होता था। तब लोग इकट्ठे हो सकते थे, धरने प्रदर्शन हो सकते थे। आज कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो धरने और प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ट्वीट करने के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप रैली जुटाने की बात कर रही हैं, लगातार मुद्दे उठाती रहेगी। और अगर हमें कहीं लगता भी कि अगर कहीं कुछ कमी है तो ये तो उस बात को भी मजबूती से, उसको भी दुरुस्त करके हम मजबूती से उठाएंगे। हमें हमारी कमियों को दूर करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी ने बहुत आसानी से कह दिया कि विपक्ष काम नहीं कर रहा। अरे भाई, आप सरकार में, लेकिन आप जवाब अब रामलाल जी, टुकड़ों की बात भी अपन कर लेंगे। सुनिए रामलाल जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रामलाल जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रामलाल जी, मेरा सवाल, ज्योति खंडेलवाल सुनिए तो, रामलाल खंडेलवाल जी, रामलाल शर्मा जी, मेरा जो सवाल ये है कि देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हो सकते हैं। सीएए के कुछ लोग समर्थन में हो सकते हैं, विरोध में हो सकते हैं। प्रभावित वर्ग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मुद्दों का। महामारी एक ऐसी चीज है जिसने हर आदमी को प्रभावित किया है। चलिए, उसमें भी मतभेद हैं उसकी हैंडलिंग को लेकर। महंगाई तो ऐसी चीज है ना जिसमें अगर है तो दिख रही है कि हाँ है, नहीं है तो नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हो रही है तो हो रही है। तो वो लॉजिक या तो दीजिए जिससे हर आदमी संतुष्ट हो जाए, या फिर कम से कम ये प्रयास कीजिए कि इस वक्त एक ऐसी मलहम लगा दी जाए
जिससे हर आदमी जो महामारी से तो पहले ही पीड़ित है, इस महंगाई नाम की महामारी से तो कुछ राहत महसूस करे। इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं क्या, या सिर्फ जस्टिफिकेशन तक ही सोच रखते हैं? रामलाल शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, वर्तमान के अंदर चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार, चाहे कोई भी हो, वो पैसे का कलेक्शन टैक्स के माध्यम से करती है और उसी से वेलफेयर की स्कीमें चलाने का काम करती है। आज भी भारत सरकार ने एक ने अनेकों योजनाएं इस प्रकार से चलाई है कि जो जनता के लिए वेलफेयर की स्कीम है, जनता को राहत प्रदान करने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। अब ये एक ऐसी चीज बात छेड़ दी आपने, राजस्थान सरकार भी तो कुछ नीतियां रखती है, राजस्थान सरकार भी तो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ प्लान्स लेकर के आई है, चिरंजीवी योजना जैसी। तो क्या ये वैट ना ले? यहाँ आप आरोप लगाते हैं कि ये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनका टैक्स जस्टिफाइड नहीं है, आपका बढ़ाया हुआ टैक्स जस्टिफाइड है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वर्तमान के अंदर इस कोविड के दौरान कुछ वस्तुएं ऐसी है कि जिनका दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत सरकार का प्रयास ये है कि आने वाले समय के अंदर उसको भी नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता ये है, ये केंद्र सरकार ने इनकी सरकार बची रहे, इनके नेताओं के अंदर टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बटी हुई कांग्रेस जब राजेश। चलिए, मैंने आपकी ये बात ध्यान से सुनी है रामलाल जी, कि कोविड महामारी से निपटने के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा पैसा जुटाया जा रहा है। मैं सीधे शब्दों में इसको ऐसे सुन पाया, समझ पाया, और आने वाले वक्त में हमको उम्मीद ये करनी चाहिए कि महंगाई कम होगी। देखिए, ये सपना दिवा स्वप्न ही तो नहीं रह जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।